देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। देखिए दिया है कि यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 4900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी नाम से जानी जाती है। यह मध्य और लघु हिमालय की श्रेणियों को काट कर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर अस्तोपथ हिमनद है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती। अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं यानी धाराओं भागीरथी और पदना में विभाजित हो जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, उत्तराखंड में यह 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 और बिहार में 455 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। याद रखिएगा, ये मार्ग गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450, बिहार में 445 और बंगाल में 520 किलोमीटर। आगे कहता है कि गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। अब रही बात आगे, यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी और अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीपीय से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल है। सोन इसके दाहिनी किनारों पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी याद रखिएगा, सोन जो है दाहिने यानी कि छोटा नागपुर के पठार के इधर जो भाग है उधर सोन, ऐसे सोन जो है ये आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में अमरकंटक से निकलकर आई है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सागर द्वीप, गंगा सागर के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नमामि गंगे परियोजना याद रखिएगा, बहुत ही VVI है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। इसके राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा इसके संरक्षण क्रियाकलाप को पूरा करना। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद, जो हिमालय के बंदरपुच्छ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। प्रयागराज, अब इसको इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, में इसका गंगा के संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन
इसके दाहिनी तट पर मिलती है, जबकि हिंडल, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मलवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मलवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल के हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में गंगा मैदान प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तीला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। सरदा नदी काली और काली गंगा इससे मैदान में मिलती है। अंततः यह छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर है, जहां इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सुनकोशी और पूरब से तामूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी बनाती है। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नाजियाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती। अंत में कैनौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों पर दामोदर नदी है, याद रखिएगा। यह भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कहे जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन 1948 में स्थापित नामक पुस्तक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया। DBC भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सरदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद में है। जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत और नेपाल के सीमा के साथ बहती हुई यहाँ इसे काली और चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाते हैं।
छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में मिलती है। बराकर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन 1948 में स्थापित नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना के वश में कर लिया गया है। डीबीसी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सरदा और सरयू नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय में मीलाम और हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल के सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ काली और चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। देखिए, गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास कारसियांग से निकलती है, यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकांत पठार ने पूर्व से निकाली है। पठार के उत्तरी किनारों पर जल प्राप्तों की श्रृंखला बनाती है। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास मेनर के निकट गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व और सिंध एवं सतलुज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंध से कुछ अधिक है, 2900 किलोमीटर, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नमचा शिखर 7756 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनूला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल और शीर्ष की मात्रा कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जाल एवं सिल्क की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा
बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसका क्षेत्रफल एजे मीफेट मिल्स के सर्वेक्षण के अनुसार 1853 एवं 1246 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में सिकुड़ कर 421 वर्ग किलोमीटर रह गया। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है तथा बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अवधि मुख्य नदी जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिमी में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा और ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वालामुख का निर्माण करती है। प्राय नदी की अपवाह द्रोणियों आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। नर्मदा द्रोणी, क्या पढ़ना है? नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ तक नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा के सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी के मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि गंगा नर्मदे नाम की एक योजना 2016 में प्रारंभ की गई। तापी द्रोणी। अब है तापी द्रोणी। तापी द्रोणी तापी का एक उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा के श्रृंखलाओं। किसका? सतपुरा के श्रृंखला। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में फैली है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपुझा तथा पेरियार भी है। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात करें तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर।
यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बहकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। आप याद रखिएगा, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 1465 मीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करती है? गिरती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र के नदी द्रोणी के 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा। इसमें से तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। बड़े आकार तथा विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या बिरधगंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी, देखिए महानदी द्रोणी की बात किया जाए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से हुआ है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा जो है कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। अब है आगे कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडकुर के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक विस्तृत है। भारत के सबसे दूसरा जल प्रपात कावेरी नदी बनाती है। प्रपात जो है कौन बनाती है? कावेरी। इसे शिव समुद्रम, याद रखिएगा, शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। स्थापित 1902 ईस्वी में। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कितने भाग से ढका है? 71%। लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के स्वरूप उपलब्ध है, जिसकी 3/4 भाग हिमानी के स्वरूप है। झीलें कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकरा जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है आपको, पृथ्वी के सतह के गर्त मतलब गहरा होता है, भागों में जहाँ जल क्या होता है? जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे है कि बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है। जैसे हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, ये सब को क्या कहा जाता है? समुद्र कहा जाता है। कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है।
अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ के चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। सिफ्ट तथा बाढ़ यानी रोधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाले झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील आदि एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। यह झील भारत के सबसे नमकीन झील है। मीठे पानी के अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी